Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 6th History Chapter 10 Buildings, Paintings and Books. एक बार की बात है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मरुत्समी। वो अपने भाई के साथ जाता है कुतुब मीनार देखने। वो हैंडीकैप्ड होता है तो इसलिए उसका भाई उसको व्हील चेयर पे लेके जाता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं ना तो बहुत रास्ता खराब सा होता है, लेकिन जब वो आयरन पिलर को देखते हैं ना वहाँ पहुँच के, तो वो खुश हो जाता है कि वाह, ये तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा कि हमें आयरन पिलर देखने को मिला है। तो अब हम देखेंगे कि आयरन पिलर है कहाँ पे और कैसा बना है। दिल्ली में एक मेहरौली प्लेस है, ये वहां पर है और इसकी हाइट है 7.2 मीटर। ये 3 टन इतना हैवी है, इसका जो वेट है वो 3 टन का है और 1500 ईयर पहले बना था, मतलब इतना पुराना है ये। और इस पे अभी तक जंग नहीं लगी है। नहीं तो जो भी लोहे की जो होती है ना, जो भी आयरन होता है उस पर हमेशा जंग लग जाती है। इस पे कोई जंग नहीं लगी और आज तक कोई भी ये नहीं पहचान पाया कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है जिससे कि इसमें जंग नहीं लग पाई है। शायद इस पिलर को चंद्रगुप्ता ने बनवाया था, क्योंकि इस पे जो नाम लिखा है रूलर का वो लिखा है चंद्र। तो चंद्र तो गुप्ता डायनेस्टी का ही रूलर था, तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि ये चंद्रगुप्ता ने ही बनवाया था। और हमें इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन्स के बाद में ही बना था, क्योंकि हड़प्पन्स के टाइम पे तो ब्रॉन्ज एज थी और ब्रॉन्ज को बनाया जाता है कॉपर और टिन को मिक्स करके। जो दो मेटल को अगर मिक्स करके बनाते हैं ना तो उस चीज को बोलते हैं मेटलर्जी। तो ये ब्रॉन्ज एज थी, वो तो हड़प्पन्स की थी, उसके बाद ही आयरन एज आई है। तो हमें इससे पता चलता है कि हड़प्पन्स के बाद ही बनाता है ये आयरन पिलर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, पहले के टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनती थी ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर राउंड राउंड शेप है ना, इसे स्तूप बोला जाता था। तो ये जो है ना, इसके बीचों बीच यहाँ पे देखो, ये इसको बोला जाता था सेंटर और हार्ट ऑफ स्तूप, ठीक है। तो इसमें रखा जाता था जो बुद्धा होते थे या फिर उनके जो फॉलोअर होते थे ना, उनके जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनके टिथ, बोन्स और एशेज या फिर उनके जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे, कॉइन्स होते थे, उनको रखा जाता था यहाँ पर। ये सेंटर में जो सामान रखा जाता था ना, इसे बोला जाता था रेलिक कैस्केट। और इसको ना कवर कर दिया जाता था मड से और ब्रिक से, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ जहाँ से एंट्री होती थी ना लोगों की, जो गेट होता था इसको बोला था गेटवे, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊपर में रेलिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोग क्लॉकवाइज चक्कर काटते थे। जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे चक्कर लगाते थे उसे बोला जाता था प्रदक्षिणा पथ। यहाँ पे जो रेलिंग्स और जो गेटवे होता था जहाँ से एंट्री होती थी, वो काफ़ी सुंदर डेकोरेटेड होता था मूर्तियों से। अमरावती में ना बहुत सुंदर सुंदर से स्तूप बने हुए हैं, वो भी 2000 ईयर पुराने। अब जो केव्स होती थी, जो गुफाएं होती थी, वो जैसे हिल्स हो गई, ठीक है। हिल्स को कट कर करके जो रॉक है उनको तोड़ तोड़ के केव्स बनाई जाती थी और फिर उस केव में ना बहुत सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ, उसको पेंट किया जाता था, बहुत ब्यूटीफुल बना दी जाती थी। उस टाइम पर ना हिंदू टेम्पल्स भी बनाए जाते थे, जैसे कि उनके जो डेटीज होते थे, भगवान होते थे, विष्णु, शिव, दुर्गा, इन लोगों का भी मंदिर बनाया जाता था, इन लोगों की भी पूजा की जाती थी। तो ना गर्भगृह, यहाँ पर एक ये वर्ड है गर्भगृह, इसका मतलब है कि जैसे कोई मंदिर है तो उनकी जो चीफ डेटी है, जैसे कि शिव जी का मंदिर है तो चीफ डेटी कौन हो गए इसमें, शिव जी, ठीक है। तो इनकी जो इमेज है, इनकी जो मूर्ति है, उसको बीचों बीच रखा जाएगा। तो उस एरिया को बोला जाता था गर्भगृह और आसपास जो होते थे बाकी सारे भगवान होते थे। इस टेम्पल में जो प्रिस्ट होते थे, जो पंडित होते थे, वो अपना रिलीजियस रिचुअल फॉलो करते थे और जो डिवोटी होते थे, जो भक्तगण होते थे, वो डेटी के अपने भगवान की पूजा करने आते थे। यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हैं, ये ना उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है भीतरगांव, वहाँ की है। तो यहाँ पे ये जो बनाया है टेम्पल, इसका जो टॉप मोस्ट वाला एरिया है इसको बोला जाता था शिखर। शिखर को गर्भगृह के जस्ट ऊपर ही, मतलब जो टॉप वाला एरिया होता है वहां पे बनाया जाता था। और टेम्पल में एक हॉल होता था, एक स्पेस होती थी जिसको बोला जाता था मंडप। यहाँ पे लोग असेंबल होते थे, इकट्ठे होते थे एक जगह। अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो एक प्लेस है महाबलीपुरम और अहियोल, वहां पे भी बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल बनाए गए हैं। और वहां पे तो टेम्पल एक ही स्टोन से बनाए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ये जो टेम्पल है ना, इसको एक ही स्टोन से बनाया गया है, मतलब बहुत बड़ा पत्थर था, उसको खोद खोद के इस पूरे टेम्पल को बनाया गया है। तो एक ही पत्थर से बना है, एक ही चट्टान से बना है ये, तो इसलिए इसे बोला जाता है मोनोलिथिक। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि ये जो स्तूप है और जो टेम्पल्स हैं, ये बने कैसे। ये काफ़ी सारी स्टेजेस में बनाए जाते थे, जैसे कि जो किंग्स और जो क्वींस होते थे ना, वो बनवाते थे और इस पर बहुत पैसा खर्च करते थे। कहते थे कितना भी पैसा लग जाए, लेकिन जो टेम्पल है, जो स्तूप है, वो इतना सुंदर बनना चाहिए कि लोग देखते रह जाएं।
इसलिए बहुत केयरफुली काम करवाते थे कि जो पिलर्स हैं, वॉल्स है, फ्लोर्स है, सीलिंग्स है, बहुत अच्छे से कार्व्ड हो। जो रफ रॉक होते थे ना, क्योंकि अब हिल में तो कितने कैसे कैसे रॉक होंगे, कितने बेकार बेकार रॉक्स होंगे, उनको अच्छे से पूरा कार्व्ड करना, पूरा खोदना और सुंदर सुंदर चीजें बनाना, कितना टफ काम था ना ये। किंग्स और क्वींस अपने ट्रेजरी मतलब खजाने में से पैसा देते थे क्राफ्ट्स पर्सन को, क्योंकि वो इतने सुंदर सुंदर स्तूप और टेम्पल्स बनाते थे, तो पैसा तो ज्यादा देना ही पड़ेगा ना। तो जो डिवोटीज आते थे वहाँ पे, जो भक्तगण आते थे, जो लोग पूजा करने आते थे, तो कभी कभी ना वो भी कुछ कुछ चीजें गिफ्ट कर देते थे कि कुछ भी जैसे बिल्डिंग में डेकोरेट करना है, कुछ मूर्ति, तो वो लोग डोनेट करते थे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया था, एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स जो थे, उन्होंने जो सांची पे गेटवे है ना उसको बनवाया था। और भी काफी सारे लोग डोनेट करते थे, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ, 100 ऑफ मैन जो भी वहाँ पे पूजा करने आते थे, विमेन्स, तो वो क्या करते थे, जो भी कुछ डोनेट करेगा, जो गिफ्ट करेगा, वो इंस्क्राइब करवा देता था। जैसे पिलर पे ना अपना नाम लिखवा देता था, रेलिंग पे, पिलर्स पे, वॉल पे, कि ये हमने गिफ्ट किया है, हमने डोनेट किया है ये। इतनी स्टोरी सुनने के बाद चीकू मैम से बोलता है, मैम केव में तो बहुत अंधेरा होता है, वहाँ पे लोग कैसे पेंटिंग बनाते होंगे। तब प्रिया मैम बताती हैं कि जो अजंता प्लेस है ना, वहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं, तो जो हिल होती है ना, हिल को कट कट करके केव बनाते हैं। अब केव में तो होता है अंधेरा, बहुत ज़्यादा डार्क होती है केव। जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं ना, उनकी मोनेस्ट्री बनाई जाती है, वो जो केव होती है, जो उसको ना धर्मशाला बोलते हैं एक तरीके से, कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वहाँ पे जाके रह सकते हैं। तो वहाँ पे जो पेंटिंग बनाई जाती है ना, वो टॉर्च के थ्रू बनाई जाती है। टॉर्च लेकर जाते हैं, उसके बाद पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन जो पेंटिंग बनाते हैं ना, उसमें जो कलर यूज होते हैं वो प्लांट्स और मिनरल से लिए जाते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे तो ऐसा कुछ फैसिलिटी थी नहीं, 1500 ईयर पहले की बात है ये। तो ऐसे ऐसे कलर्स यूज किए जाते थे जो बहुत स्पार्कल हो, मतलब बहुत चमकीले हों, बहुत शाइनी हों, जिससे कि कोई भी गुफा में जाए तो उसे अच्छे से दिख जाए वो पेंटिंग। चलो चीकू बेटा, अब बहुत पढ़ लिया पेंटिंग के बारे में, अब हम पढ़ेंगे बुक्स के बारे में। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, ये जो फेमस बुक होती थी इन्हें बोला जाता था एपिक्स। तो जो एपिक्स थी ना, ये बहुत ग्रैंड, बहुत बड़ी, और इसमें बहुत ज़्यादा लिखा होता था। इसमें भगवान की स्टोरी होती थी, या फिर अगर कोई महान व्यक्ति हो, मैन या वीमेन, उनकी स्टोरी होती थी। एक पोइट थे इलांगो, उन्होंने एक फेमस तमिल एपिक लिखी थी जिसका नाम था सिलप्पडिकरम। ये स्टोरी उन्होंने 1800 ईयर पहले लिखी थी। ये स्टोरी थी एक मर्चेंट की जिसका नाम था कोवलन। कोवलन की शादी कन्नगी से हुई थी, लेकिन कोवलन है ना, एक लड़की को प्यार करता था जिसका नाम था माधवी। वो एक वैश्या थी, बट बाद में उसे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी वाइफ के साथ गलत कर रहा हूँ, तो वो दोबारा कन्नगी के पास आ गया। तो पहले तो ये पुहार में रहते थे, फिर ये वहां से छोड़कर मदुरई में चले गए, मदुरई में रहने लगे। वहां पर एक राजा था, पांड्या किंग, तो उसमें उसके दरबार में ना एक ज्वेलर था। उसने कहा कि ये जो कोवलन है ना, इसने ज्वेलरी चुराई है, इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो राजा ने इसको फांसी की सजा दे दी। अब उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, तो इस वजह से जो उसकी वाइफ थी ना, उसको बहुत गुस्सा आया कन्नगी को। उसने बोला मेरे पति की तो कोई गलती भी नहीं थी और उसको बेगुनाह ही मार दिया गया। और उसका गुस्सा इतना तेज था ना कि उसने पूरे मदुरई को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। ऐसे ही एक और तमिल एपिक है मन्नी मेकलई। ये सत्यानारायण ने लिखी थी 1400 ईयर पहले। इसमें ना कोवलन की जो डॉटर थी उसकी स्टोरी बताई गई है। कोवलन जिसकी अभी हमने स्टोरी देखी थी, जिसको फांसी की सजा दे दी गई थी, तो उसका ना, वो जिससे प्यार करता था पहले माधवी से, उसको एक उससे ना बेटी हुई थी, तो उसी की स्टोरी लिखी गई है इसमें। ये स्टोरी तो बहुत पुरानी है, 1400 ईयर पुरानी है, लेकिन इस स्टोरी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेकिन अब कुछ 100 ईयर्स पहले ना लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट देखा, एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली, जो लिखते हैं ना, जिसे पूरा हम पेपर में लिखते हैं उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो वो किसी को मिला, तब पता चला कि अच्छा ये भी स्टोरी थी। ऐसे ही कालिदास ने एक पोयम लिखी है जिसका नाम है मेघदूत। मेघ मतलब क्लाउड, दूत मतलब मैसेंजर। इस पोयम में दो लवर हैं और वो अपनी जो बातें हैं ना, वो क्लाउड के थ्रू भिजवा रहे हैं एक दूसरे से, मतलब बादलों के थ्रू उनके जो मैसेजेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये बताया गया इसमें। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब जो ओल्ड स्टोरी होती थी, बहुत पुरानी स्टोरी होती थी, उन्हें बोला जाता था पुराण। और इन पुराण में स्टोरीज होती थी देवी देवता की, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती। और इसमें ये भी बताया जाता था कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे पूरा वर्ल्ड बना है, और किंग के बारे में बताया गया था, राजाओं के बारे में बताया गया था। पुराण संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे
और इनको है ना विमेन और शूद्र भी सुन सकते थे, लेकिन पढ़ नहीं सकते थे, उनको पढ़ना अलाउड नहीं था। जो भी वेद पुराण होते थे ना, विमेन और शूद्र नहीं पढ़ते थे। तो मंदिर में जो पंडित होते थे, प्रिस्ट होते थे, वो इन वेद और पुराणों को पढ़ के सुनाते थे लोगों को। 2 संस्कृत एपिक्स तो आपको पता ही होगा, महाभारत और रामायण। महाभारत में तो बताया गया था कि जो कौरव और पांडव थे ना, वो कजन्स थे और वो आपस में ही लड़ बैठे, क्योंकि वो दोनों ही चाहते थे कुरुस पे कंट्रोल करना और उसकी कैपिटल हस्तिनापुर पे कंट्रोल करना। इस वजह से लड़ाई हो रही थी उन दोनों में। बहुत ही पुरानी स्टोरी है ये, 1500 ईयर पहले तो लिखा गया था जब पता चला था स्टोरी के बारे में, और उससे पहले तो बस सुनाया ही जाता था, लिखा नहीं था इसे। तो इसे लिखा था व्यास ने। भागवत गीता जो है ना, वो भी महाभारत का ही एक पार्ट है। ऐसे ही जो रामायण है वो राम के बारे में लिखी गई है। राम एक प्रिंस थे कोसाला के, और इनको ना वनवास हो गया था। तो इनकी जो वाइफ थी ना, वो भी इनके साथ गई थी, सीता। तो जो सीता जी थी ना, अब जो लंका का एक किंग था रावण, वो सीता को उठा ले आया था। तो इस वजह से राम और रावण की लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में राम जीत गए थे और अयोध्या वापस आ गए थे। अयोध्या जो थी ना, वो कोसाला की कैपिटल थी। रामायण भी संस्कृत में लिखी गई थी और इसे लिखा था वाल्मीकि ने। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब जो आम जनता होती थी ना, उनकी भी स्टोरीज लिखी जाती थी, जैसे कि जातक और पंचतंत्र। जातक में तो स्तूप के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, जैसे कि वहाँ की पेंटिंग कैसे होती थी, वहाँ पे रेलिंग कैसे होती थी। जो अजंता है ना, अजंता में बहुत सारी केव्स होती थी, तो वहाँ के बारे में लिखा हुआ है जातक में। नेक्स्ट, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। साइंस से रिलेटेड भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई थी, जैसे कि आर्यभट्ट है ना, वो मैथमेटिशियंस थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने अपनी बुक संस्कृत में लिखी थी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी, और उसका नाम था आर्यभट्टयम। इन्होंने बताया था कि दिन और रात क्यों होते हैं, क्योंकि जो अर्थ है ना, वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती है। एक्लिप्स के बारे में बताया कि ग्रहण क्यों पड़ते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो ये क्यों होता है। और मैथ्स में एक फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो भी इन्होंने ही फाउंड किया था। इन्हीं की तरह ना और भी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जैसे कि वारामहीर, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य। क्या आपको पता है जो 0 डिजिट है ना, वो सबसे पहले इंडिया ने डिस्कवर की है। ऐसे ही जो आयुर्वेद है, वो सबसे पहले इंडिया में डेवलप हुआ था। 2 फेमस प्रैक्टिशनर है आयुर्वेद के, चरक जिन्होंने बुक लिखी है मेडिसिन पे, चरक संहिता, और एक और है सुश्रुत जिन्होंने बुक लिखी है सर्जिकल प्रोसीजर पे, सुश्रुत संहिता। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पहले के टाइम पे कैसे बिल्डिंग्स बनती थी, कैसे पेंटिंग होती थी, और बुक्स कैसे बनती थी, क्या क्या लिखा होता था उन बुक्स में। ये थी इस चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी। अब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। मरुस्थमी एक लड़का है, वो अपने भाई के साथ कुतुब मीनार देखने जाता है। अब जब वो लोग जा रहे होते हैं ना, तो उसका भाई उसको व्हीलचेयर पर लेकर जाता है, क्योंकि देखो वो हैंडीकैप्ड होता है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो वो बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह से जाते हैं, बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। फाइनली उनका जाना ना सक्सेस होता है, क्योंकि वो एक आयरन पिलर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है। मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब होता है कि अगर हम कोई भी 2 मेटल लें, उसको मिक्स करके हम एक थर्ड मेटल बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि हड़प्पन के टाइम पर, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, उस टाइम पर कॉपर और टिन, ये 2 मेटल है, कॉपर और टिन, इन दोनों को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था। हड़प्पन के टाइम पर ना आयरन था ही नहीं, तो उन लोगों को आयरन के बारे में पता ही नहीं था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आयरन पिलर है ना, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद ही बना है। द आयरन पिलर, दिल्ली में जो मेहरौली है ना, वहाँ पर है आयरन पिलर। अच्छा, दिल्ली में कौन कौन रहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और दिल्ली में भी जो मेहरौली वाला एरिया है, वहाँ पे कौन कौन रहता है, उसने तो पक्का देखा होगा आयरन पिलर को। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन क्राफ्ट्स कितने इंटेलिजेंट होते थे। इतना अच्छा आयरन पिलर बनाया है, वो भी 7.2 मीटर हाइट का, और इसका वेट है 3 टन। 1500 ईयर पहले बनाया गया था ये। अब हमें ऐसे पता चलता है कि इतना पुराना था ये, क्योंकि ना इस पिलर पे इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ है कि इतना पुराना है, और चंद्र रूलर ने बनवाया था। अब चंद्र रूलर तो नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये गुप्ता डायनेस्टी के थे ना, चंद्रगुप्ता, तो हो सकता है ये उन्होंने ही बनवाया हो। सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात तो ये है इस पिलर की कि इस पे कभी रस्ट मतलब जंग ही नहीं लगती। ये पिलर ऐसा का ऐसा ही रहता है, चाहे कितनी भी बारिश आए, कितना भी पानी डले इस पे। बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन।
पहले के टाइम पे जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे ना, तो वो बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाते थे, जैसे कि ब्रिक और स्टोन से बनती थी बिल्डिंग। तो एक स्तूप, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है फिगर, मैंने अलग से लिया है। तो एक स्तूप, और ये माउंट टाइप में आपको दिख रहा है ना, ये सर्कल टाइप में ऊपर, तो ये बनाया जाता था। और इसके बीच में है ना कुछ ऐसा सामान रखा जाता था, जैसे बुद्ध और जो उनके फॉलोअर्स थे, उनकी जब मतलब जैसे फॉलोअर्स थे उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनके जैसे टिथ, बोन, ये सब कुछ बचता था ना, तो उसे इसके बीच में बिल्कुल इसमें लिखा है ना सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूप, इसके बीच में रखा जाता था। और एशेज, जो राख बचती थी वो भी रख देते थे, या कोई प्रीशियस स्टोन या कॉइन इस टाइप का जो भी होता था ना बुद्धा से रिलेटेड या उनके फॉलोअर से रिलेटेड, तो उसको इस स्तूप के बीच में रखा जाता था। और ये जो स्तूप होते थे ना, ये राउंड, टॉल, बिग और स्मॉल होते थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते थे। अब ये सारा जो सामान है इसको सेंटर में रखने के बाद इस बॉक्स को, जो इस बॉक्स में रखा जाता था जिसमें अंदर ये सामान रख देते थे, उसको बोलता था रेलिक कास्केट। और इसको ना पूरा कवर कर देते थे, इसके ऊपर और मिट्टी लगा देते थे और ब्रिक लगा देते थे, मतलब ईंटों से पूरा और लेयर पे लेयर बना देते थे, इस तरीके से कवर करते थे इसको पूरा टॉप तक। इतना सब कुछ ऐड करने के बाद है ना, जैसे मिट्टी और ये जो ईंट है ये सब ऐड करने के बाद एक तरीके से ना डोम जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है ये इसका। अब जो स्तूप है ना उसके पूरे आसपास, पूरे सराउंडिंग में एक ना रास्ता बना देते हैं जिससे कि लोग आ जा सके, तो उस रास्ते को बोला जाता था प्रदक्षिणा पथ। इसके आसपास पूरा रेलिंग लगा होता है, तो जो भी भक्तगण होते हैं, जो भी डिवोटी होते हैं ना, वो गेट से एंटर करते हैं, और गेट से एंटर करने के बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रेलिंग्स और गेटवे जो होते हैं ना, वहाँ पर मूर्तियाँ लगी होती है, स्कल्पचर लगे होते हैं, इतने सुंदर सुंदर डेकोरेटेड होते हैं। देखो यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं इस फिगर में, ये वाला जो एरिया है ना, ये जो आपको दिख रहा है रेलिंग, यहाँ पे लोग चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिणा पथ। और ये क्लॉकवाइज लगाते हैं पूरा, इनको ना पूरा चक्कर लगाना पड़ता है इस पूरे राउंड राउंड ऐसे। और आप देख सकते हो रेलिंग लगी हुई है, ये काफ़ी डेकोरेटेड होती है, यहाँ पर ना काफ़ी सारी मूर्ति वगैरह भी होती हैं। और जो एंट्रेंस वाला गेट होता है ना, ये देखो ये है गेटवे जो बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ से लोग एंटर करते हैं इसमें। और आप देख सकते हैं ना, देखो ये ऊपर पूरा डोम स्ट्रक्चर है, ये वाला जो है, इसको इसलिए बोलते हैं स्तूप। ये जो आप स्तूप देख रहे हैं ना इस फिगर में, ये मध्य प्रदेश के सांची में है और इसे बनवाया था अशोका ने। अशोका ने इस स्तूप को बनवा दिया था। बाकी जो रेलिंग और गेटवे का काम है ना, वो इसके बाद जो रूलर्स आए थे उन्होंने बनवाया था। तो इस तरीके से ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहती थी टाइम टू टाइम। ये जो फिगर है ना, ये अमरावती में बनाई गई है। ये जो स्कल्पचर है, मूर्ति है, इस टाइप की मूर्ति बनाई जाती थी उस टाइम पर। माउंटेन्स पे जो रॉक होते थे उनको तोड़ तोड़ के आर्टिफिशियल केव बनाई जाती थी, और उस केव को अच्छे से डेकोरेट किया जाता था। स्कल्पचर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उस पर पेंटिंग, उसके जो वॉल होते थे उसको बहुत पेंट कर देते थे जिससे कि अट्रैक्टिव लगे, सुंदर सा लगे देखने में। कुछ केव्स में हिंदू टेम्पल बनाया गया था, और उस टेम्पल में ना उनकी डेटीज़ की, देवी देवताओं की पूजा होती थी, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा की। टेम्पल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, एक रूम था जिसका नाम था गर्भगृह, और इस गर्भगृह में ना चीफ डेटी, जो सबसे मुख्य जो भगवान होते थे उनको रखा जाता था। और यहाँ पर पुजारी जो होते थे, प्रीस्ट होते थे, वो पूजा करते थे, और जो डिवोटी होते थे, जैसे जो भी भक्त होते थे, वो अपने भगवान की पूजा करते थे। यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं लेफ्ट में जो है ब्लैक एंड वाइट में, ये उत्तर प्रदेश में एक भीतरगांव प्लेस है, वहाँ पे है ये टेम्पल। तो इस टेम्पल में ना बीचों बीच तो रखते थे भगवान जी की फ़ोटो, मतलब जो मूर्ति होती थी उसको। यहाँ पर जो बताया गया है गर्भगृह, तो गर्भगृह के जो जस्ट ऊपर वाला एरिया था ना, ये टॉप वाला, यहाँ पर ये, इसको बोला जाता था शिखर। और इसमें एक हॉल भी था इस टेम्पल में, तो उस जो हॉल था उसे बोला जाता था मंडप। इस हॉल में सभी लोग इकट्ठे होते थे जब भी कोई प्रोग्राम होता था या फिर कोई मीटिंग होती थी टेम्पल से रिलेटेड, तो यहाँ पर सब लोग मीटिंग करते थे। और यहाँ पे जो फिगर दिख रहे हैं आप, ये जो टेम्पल है ये एक ही स्टोन से बना है, मतलब बहुत बड़ा स्टोन था, उसको कार्व करके, मतलब उसमें छेद कर करके फिर ये सारा टेम्पल बना है। इस वजह से इसे बोला जाता है मोनोलिथिक। अगर कोई एक ही स्टोन से पूरा टेम्पल बनता है तो उसे बोला जाता है मोनोलिथिक। अहिहोल में भी एक दुर्गा टेम्पल बना है, ये 1400 ईयर पहले बना था, तो ये भी पूरा एक स्टोन से ही बना गया है। बहुत बड़ा स्टोन था, उसको कार्व करके, उसमें मतलब गड्ढा कर करके फिर एक ये पूरा सुंदर सा मंदिर बनाया गया। हाउ वर स्तूप एंड टेम्पल्स बिल्ट, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो स्तूप और जो टेम्पल्स होते थे वो कैसे बनाए जाते थे।
ज़्यादातर जो टेम्पल और स्तूप थे ना वो किंग्स और क्वीन बनाते थे और इसमें बहुत पैसा खर्च करते थे। उन्हें चाहिए था कि गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन होना चाहिए और जहाँ पे वो बना रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छी प्लेस होनी चाहिए और बड़े बड़े स्टोन से जिससे जिससे बनाए जा रहे हैं उसको अच्छे से कार्व्ड, अच्छे से उसको पूरा छेद करके या खोद के बहुत सुंदर सुंदर शेप आए उसकी। और जो पिलर्स हैं, वॉल्स हैं, वहाँ की फ्लोर्स हैं, सीलिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी सुंदर हों। तो ये सारा काम काफ़ी अच्छे से हो, इस चीज़ पे उनका फोकस रहता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिगर है ये उड़ीसा में एक जैन मोनेस्ट्री है उसकी है। तो यहाँ पर एक पूरा एक स्टोन था, बहुत बड़ा रॉक था, ठीक है, पत्थर था, उसको खोद के छेद कर करके कार्व्ड मतलब होता है कि छेद करना या खोदना, उसको खोद खोद के देखो कितना सुंदर सा इन्होंने बनाया है यहाँ पे मोनेस्ट्री। जो इस टेम्पल स्तूप में मूर्ति बनाते थे, ये इनको डिज़ाइन करते थे, बिल्ड करते थे, बनाते थे इनको, तो उनको ना उन क्राफ्ट पर्सन को किंग्स और क्वींस अपने ट्रेजरी, अपने खजाने में से पैसा देते थे। मतलब इतना ज़्यादा पैसा लगाया जाता था इन सब चीज़ों को बनाने में। और कभी कभी तो जो डिवोटी होते थे, जो भक्त होते थे, जो आते थे टेम्पल में, स्तूप में, तो वो लोग भी गिफ्ट करते थे। जैसे कि गिफ्ट में वो लाते थे, मूर्तियाँ लेकर आए तो टेम्पल में मूर्तियाँ लगा दी जाती थी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि एक एसोसिएशन थी एवरी वर्कर्स की, तो उन्होंने सांची में बहुत सुंदर जो गेट लगाया था वो उनके द्वारा लगा गया था। इसलिए ऐसा नहीं है कि बस किंग और क्वीन ही बनाते थे, इसमें काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन और लोगों का भी होता था। जैसे कि जो मर्चेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, इसमें लिखा है स्मिथ्स, और हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वीमेन, जो भी लोग यहाँ पर आते थे तो वो लोग ना जो भी, जैसे किसी ने भी कुछ गिफ्ट किया, जैसे मूर्ति गिफ्ट की, पिलर्स, रेलिंग, वॉल्स, ये सब भी गिफ्ट करते थे, ये सब भी बनवाते थे वो अपने पैसों से, और उसमें ना अपना नाम भी लिखवाते थे। तो आप कहीं पर अगर जाएं और आपको बहुत पुराना मंदिर दिखे तो वहाँ पे देखना नाम भी लिखा होगा किसी किसी का, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने मिलके इतना सुंदर डेकोरेटिव टेम्पल बनाया है। अगर आपने कोई 1500 ईयर पुराना टेम्पल या स्तूप देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हम देखेंगे कि उस टाइम पर पेंटिंग कैसे बनाई जाती थी। तो अजंता एक प्लेस है, वहाँ पे ना हिल्स को कट करके बहुत सारी केव बनाई गई हैं। तो वो जो केव्स है वो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बनाई गई हैं, उनके मोनेस्ट्रीज बनाई गई हैं वहाँ पर। मोनेस्ट्रीज मतलब कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो वहाँ पे आके रहते थे, एक तरीके से आश्रम होता था उन लोगों का। तो उसको ना बहुत सुंदर अच्छे से डेकोरेट किया जाता था, उस पर पेंटिंग बनाई जाती थी। केव्स में तो अंधेरा होता है, बहुत डार्क होता है केव, तो इसमें पेंटिंग कैसे बनाई जाए, तो टॉर्च का यूज़ करते थे, टॉर्च लेके फिर पेंटिंग बनाते थे। सोचो कितना टफ होता था उस टाइम पर। और 1500 ईयर पहले ना प्लांट्स और मिनरल से बनाए जाते थे कलर्स। तो ये ऐसे कलर्स का यूज़ करते थे जो बहुत चमकीले, डार्क होते थे। विविड मतलब होता है चमकीले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केव में ही बनाई गई है पेंटिंग। तो केव में जो पेंटिंग बनाई जाती थी उसमें काफ़ी चमकीले चमकीले कलर, शाइनी कलर यूज़ किए जाते थे जिससे कि वो केव में दिखे, चमके। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, अब इसमें ना जो कुछ फेमस बुक्स होती थी उन्हें बोला जाता था एपिक्स। अब एपिक्स जो होते थे वो बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा लिखा होता था, उसमें किसी महान व्यक्ति या फिर भगवान के बारे में लिखा होता था। ऐसी एक फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिलापट्टिकराम। तो ये एक पोइट ने लिखी थी जिसका नाम था इलांगो, 1800 ईयर पहले। इसमें एक मर्चेंट की स्टोरी है जिसका नाम है कोवलन। वो पुहार में रहता है, एक जगह है पुहार, वहाँ पे रहता है। तो उसे एक लड़की से प्यार होता है, उस लड़की का नाम होता है माधवी। वो एक कोटेशन होती है, एक वैश्य होती है। तो इस वजह से ना कोवलन क्या करता है कि ना अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट करने लग जाता है, अपनी वाइफ को छोड़ देता है बिल्कुल एक तरीके से। लेकिन फिर उसको बाद में रियलाइज होता है यार मैं अपनी वाइफ के साथ तो गलत कर रहा हूँ। फिर वो दोबारा अपनी वाइफ के पास आता है, सॉरी बोलता है और कहता है कि हम ना पुहार में नहीं रहेंगे, अब हम चलते हैं मदुरई। तो मदुरई में जाते हैं ना, तो वहाँ का जो राजा होता है पांड्य, तो पांड्य के जो कोर्ट होता है, दरबार होता है, उसमें एक ज्वेलर होता है। तो वो ज्वेलर कहता है कि कोवलन ने ज्वेलरी चुराई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको वो बेगुनाह होता है। लेकिन तब भी है ना उसको फांसी की सज़ा मिल जाती है। बेचारा कोवलन मर जाता है। तो इस वजह से उसकी जो वाइफ होती है कन्नगी, उसे गुस्सा आता है। वो कहती है कि यार ये तो गलत किया है, मेरे पति ने तो ज्वेलरी चुराई भी नहीं और उसे इतनी बड़ी सज़ा। और वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि पूरे मदुरई को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस एपिक में ना कन्नगी के दुख को बताया गया है कि वो कितनी दुखी हो रही है, कह रही है कि यहाँ पे तो कोई जस्टिस ही नहीं है, कुछ कोई इंसाफ ही नहीं है, किसी को भी मार दे रहे हैं, ये कोई इंसानियत होती है? ऐसे करना चाहिए, लोगों को तो डर भी नहीं है, भगवान का भी डर नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी इनोसेंट पर्सन को तुम मार दो, ये कोई बात होती है? ऐसी एक और तमिल एपिक है जिसका नाम है मणिमेकलई।
ये लिखी थी सत्यनारायण ने 1400 ईयर पहले। इसमें कोवलन और माधवी की डॉटर की स्टोरी बताई गई है। कोवलन जिसको फांसी दे दी गई थी, राजा ने फांसी दे दी थी, और कोवलन का ना पहले वो किसी और लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था माधवी, तो उससे उसे ना एक लड़की हुई थी, तो उसकी स्टोरी बताई गई है इसमें। ये जो स्टोरी है ये स्कॉलर से लॉस्ट हो गई थी, मतलब खो गई थी, लेकिन कुछ 100 ईयर पहले एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला था, एक बुक मिली थी। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखा जाता है, तो उस बुक में उस स्टोरी में लिखा हुआ था। तो ये कुछ 100 ईयर पहले मिली थी जो स्टोरी है। कालिदास की एक फेमस पोएम है जिसका नाम है मेघदूत। तो इस पोएम में ना 2 लवर के बारे में बताया गया है, जैसे कि आज के टाइम पे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ लो, तो उनकी स्टोरी बताई गई है। इस पोएम का नाम मेघदूत इसलिए रखा गया है, यहाँ पर जो मेघ है ना उसको बताया गया कि वो क्लाउड्स हैं, ठीक है, और दूत मतलब कोई मैसेंजर है, वो क्लाउड के थ्रू जो लड़का है, जो भी किंग है, वो क्वीन के पास पहुंचा रहा है अपना मैसेज। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब ये जो स्टोरीज होती थी ना, इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता था, कैसे रिकॉर्ड किया जाता था। जैसे कि आप हिंदू रिलीजन की बात करें तो हिंदू रिलीजन में भी ना जो बहुत पुरानी पुरानी स्टोरीज हैं जिन्हें पुराण्स बोला जाता है। पुराण्स मतलब ओल्ड, ठीक है, जैसे कि देवी देवता होते हैं, विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, इनकी जो स्टोरी है ये बहुत बहुत सालों पुरानी है। और पुराण्स में, स्टोरीज में इनके बारे में बताया गया है कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए और ये वर्ल्ड कैसे बना, और किंग की स्टोरीज भी बताई गई है काफ़ी सारी। पुराण जिसे ओल्ड स्टोरीज बोला जाता था, तो ये बहुत सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखे होते थे। इनको ना अलाउड नहीं था कि ये ना जो विमेन और जो शूद्र है वो पढ़ें। वेद पुराण है ना, ये विमेन और शूद्र को अलाउड नहीं होता था, तो लेकिन ये सुन सकते थे। मंदिरों में जो पंडित होते थे ना वो इस पुराण को सुनाते थे। जो भी विमेन होते थे, शुद्ध होते, या फिर जिस भी लोगों को सुनना होता था, तो वो लोग मंदिर जाते थे और जो पंडित होते थे वो पढ़ पढ़ के इन लोगों को सुनाते थे और ये सुनते थे। यहाँ पे 2 संस्कृत एपिक्स के बारे में बताया गया है, महाभारत और रामायण। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। तो इसमें जो स्टोरी बताई गई है ना, जैसे महाभारत में स्टोरी बताई गई है कौरव और जो पांडव थे उन दोनों के बीच की लड़ाई के बारे में बताया गया, और ये दोनों ना कजन थे। तो इन लोगों में इसलिए लड़ाई हो रही थी क्योंकि ये ना कुरुस और जो एक कैपिटल थी उसकी हस्तिनापुर, वहां पे कब्जा करना चाहते थे, वहां पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे, तो इसके पीछे लड़ाई हो रही थी दोनों में। ये स्टोरी 1500 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इसे लिखा गया था 1500 ईयर पहले। पुराण और महाभारत व्यास ने लिखी थी, और जो भागवत गीता है ना वो भी महाभारत का ही पार्ट है, जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। ऐसे ही एक और ओल्ड स्टोरी है रामायण। इसमें एक प्रिंस के बारे में बताया गया है जिनका नाम है राम। ये कौशल के प्रिंस हैं। इनको ना वनवास भेज दिया जाता है, तो जो इनकी वाइफ होती है ना उनको एक लंका का किंग रावण उठा के ले जाता है। अब राम और रावण दोनों में फाइट होती है, तो राम जीतते हैं और ये अयोध्या आ जाते हैं जीतने के बाद। अयोध्या कौशल की कैपिटल होती है। तो जैसे महाभारत थी ना, इस तरीके से ही ये भी एक ओल्ड स्टोरी है, और ये संस्कृत में लिखी गई है वाल्मीकि जी के द्वारा। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो आम जनता थी ना, जो नॉर्मल पीपल थे, वो भी अपनी स्टोरी बताते थे, और पोएम, सॉन्ग्स और गाना भी गाते थे, डांस भी करते थे और प्ले भी परफॉर्म करते थे। कुछ जो है स्टोरीज का कलेक्शन प्रिजर्व करके भी रखा गया, जैसे कि जातक और पंचतंत्र। पंचतंत्र के बारे में तो आपने भी सुना होगा, अगर आपने सुना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। और जातक की में जो स्टोरीज होती थी ना, उसमें बुद्धिस्ट मॉन्क की ज़्यादा स्टोरी होती थी, जैसे कि जो स्तूप होते हैं उसके रेलिंग पे स्टोरीज लिखी जाती थी, पेंटिंग के थ्रू बताई जाती थी स्टोरीज। जैसे कि अजंता में है ना स्तूप, तो उसमें भी काफ़ी सारी स्टोरीज बताई गई हैं जातक्स की। ऐसे ही यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है मंकी की, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। एक बार की बात है, एक ग्रेट मंकी किंग होता है, उसके 80,000 फॉलोअर्स होते हैं। इट मीन्स जो 80,000 मंकीज होते हैं वो इस ग्रेट मंकी किंग की बात मानते हैं, इसके फॉलोअर्स होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, यहाँ से ना इनके यहाँ से जो ट्री होता है वहाँ से एक मैंगो टूट के पानी में गिर जाता है, और वो जो मैंगो होता है वो रिवर में फ्लोट होते होते थे, मतलब बहते बहते, जो वाराणसी में एक रिवर है वहाँ पे बहते बहते एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे किंग नहा रहा होता है। तो किंग देखता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा टेस्टी सा फ्रूट है, ये कहाँ से आया। तो वो अपने राज्य में जाके बोलता है कि जाओ और ढूंढ के लाओ ये कहाँ से आया है ये वाला फ्रूट, और उस जगह पे हम अपना कब्जा कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे और वहाँ के लोगों को मार देंगे। अब ये बात जब मंकी की किंग को पता चलती है तो वो तो टेंशन में आ जाते हैं। वो कहते हैं, अरे यार मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ये तो सारे मर जाएंगे।
तो वो क्या करते हैं, जो ट्री होता है ना उसकी ब्रांचेस को कट करके और एक ब्रिज फॉर्म करते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, जिससे कि जो बाकी के मंकीज हैं वो रिवर से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाए, सेफ साइड में चले जाए। तो यहाँ पर आप इस स्कल्पचर में, इस मूर्ति में देख भी सकते हैं। देखो कैसे बनाया है, जो बंदर है इन्होंने एक पुल बनाया है और ना सारे बंदर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं जिससे कि बच सके। जब ये सारे बंदर शिफ्ट हो रहे होते हैं रिवर की दूसरी साइड में, तो जो इनका किंग होता है ना, मंकी किंग, उसकी डेथ हो जाती है, वो रिवर में गिर जाते हैं। तो अब ये बात पता चलता है, जो ह्यूमन किंग था, जो इन्होंने बोला था कि जाओ देख कर आओ कहाँ से आया है मैंगो, तो उसको बहुत दुख होता है। उन ह्यूमन किंग को बोलता है यार ये तो गलत हो गया, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये जो ह्यूमन किंग होते हैं ना, ये जो मंकी किंग जिनकी डेथ होती है उनको फुल रिस्पेक्ट देते हैं, उनके लिए मौन रखते हैं कि इनकी डेथ हो गई है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ये स्टोरी सेंट्रल इंडिया में एक प्लेस है बहरूद, वहाँ पे जो स्तूप है ना, तो उसमें एक स्कल्पचर है, उससे पता चली है स्टोरी। देखो ये वाला स्कल्पचर था वहाँ पे, तो इधर से पता चली थी मंकी वाली स्टोरी। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब जो आर्यभट्ट थे ना, वो ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने संस्कृत में लिखी थी ये बुक, जिसका नाम था आर्यभट्टियम। इन्होंने बताया कि जो डे और नाइट है वो क्यों होते हैं, और अर्थ की रोटेशन जो होती है वो अपनी एक्सिस पे होती है। और एक्लिप्स के बारे में बताया, जैसे कि आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो वो किस तरीके से होता है उसकी एक्सप्लेनेशन भी दिया इन्होंने। ही ऑल्सो फाउंड दैट कि कैसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करते हैं, और ये एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला है जिसको हम आज यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही और भी काफ़ी सारे लोग थे, जैसे कि वारामहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये भी काफ़ी ग्रेट मैथमेटिशियंस थे और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की है। और काफ़ी सारी चीज़ों की डिस्कवरी जैसे इंडिया में हुई है, जैसे ज़ीरो है, जो ज़ीरो डिजिट है ना, उसकी डिस्कवरी हुई है वो इंडिया में हुई है, और इंडिया से ही बाकी सारी कंट्री में पता चला है कि अच्छा ज़ीरो भी होता है। ऐसे ही आयुर्वेद इंडिया में डेवलप हुआ था। यहाँ पे 2 फेमस प्रैक्टिशनर के नाम बताए गए हैं, चरक और सुश्रुत। तो जो चरक थे ना, उन्होंने एक बुक लिखी थी मेडिसिन पे, चरक संहिता, और सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता। इनकी बुक में लिखा हुआ था सर्जिकल प्रोसीजर कैसे होता है। अब आप इन फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.